आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ऐसी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इसकी पार्ट 1 की वीडियो में हम संविधान सभा की मांग, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन और संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में अध्ययन कर चुके थे। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम भारतीय संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य समितियां। तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान में जो मुख्य समितियां थीं उनमें से कुछ मैंने प्रमुख समितियां ली हैं, जिसमें से पहली समिति थी संचालन समिति। जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो दूसरी समिति थी प्रक्रिया समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगली है संघ समिति, और संघ समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और राज्यों के लिए समिति बनी थी, उसके सदस्य अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। और लास्ट में है प्रारूप समिति। तो जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो प्रारूप समिति है ना, इसे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, या पांडुलेखन समिति या फिर प्रारूप समिति, बात एक ही है। तो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था। जो प्रारूप समिति थी इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। और इस समिति में, यानी कि जो प्रारूप समिति थी, तो जो प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 7। इसमें 7 सदस्य थे। यहाँ मिस्टेक हो गया, था हो गया, थे होना चाहिए था, है ना। तो देखिए, जो 7 सदस्य थे उसमें से जो पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे। वो मैं आपको ऊपर भी अभी बता चुका हूँ। दूसरे इसके जो सदस्य थे वो थे एन गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी। और पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट देखिएगा, छठवें थे एन माधवराव। तो जो एन माधवराव थे ना, तो इन्होंने वीएल मित्र की जगह ली। किन की जगह ली इन्होंने? वीएल मित्र की। जो वीएल मित्र थे तो इन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते हुए त्यागपत्र दे दिया था। यानी कि जो वीएल मित्र थे इन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते हुए त्यागपत्र दे दिया था। तो इनकी जगह किसने ली थी? एन माधवराव ने। अगले जो सदस्य थे वो थे टीटी कृष्णामाचारी। देखिए, इन्होंने 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। तो जो डीपी खेतान थे ना, उनकी मृत्यु के बाद किसने जगह ली? टीटी कृष्णामाचारी ने। ठीक है ना। और कब ली इन्होंने? 1948 में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का अंतिम जो प्रारूप था ना, वो कब पेश किया था? 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया। इसी बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। नहीं, संविधान पहली बार जब पेश हुआ था तभी पढ़ा जाएगा ना। तो पेश कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 को। और इसी बार संविधान को जो है पहली बार
पढ़ा गया था। तो आगे देखते हैं दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित हुआ था। जो भारतीय संविधान पारित हुआ था वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और इसे पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, यानी कि इसी दिन 284 लोगों ने क्या किए थे? सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया गया था, ठीक है ना, तो उसमें देखिए दोस्तों क्या क्या था। एक तो प्रस्तावना थी, अभी भी है। 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेदों की जो संख्या है ना वो बढ़ गई है, ठीक है ना। और जो 22 भाग थे, तो वर्तमान में भाग भी बढ़ गए, यानी कि टोटल भाग 22 की जगह पे कितने हो गए? 25 हो गए। अनुसूचियाँ तब 8 थीं, और अब वर्तमान समय में अनुसूचियों की जो संख्या है वो कितनी है? 12 है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ये आप सभी को पता होगा कि हमारा जो भारत का जो संविधान था वो कितने दिनों में बन के तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी ना वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ये वाली बात मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ। तो क्या है दोस्तों, हम किसी भी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं, वो चीज़ जो है हमें आसानी से याद हो जाती है और उसे हम भूलते भी नहीं हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, पहले जो साइन किए थे ना, किसने किए थे? पंडित नेहरू ने किए, तथा अंतिम साइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो किसने किए थे? पंडित नेहरू जी ने किए थे। और सबसे अंत में या सबसे लास्ट में जो हस्ताक्षर किए थे वो किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो देखिए आगे पढ़ लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान। यहाँ दोस्तों देखिएगा शीर्षक होना चाहिए था, यहाँ मिस्टेक हुआ है, रा नहीं चढ़ पाया है सापे, तो आप लोग जो है इसको सही कर लेना। तो शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान, जिसमें देखिए अनुच्छेद थे। अनुच्छेद कौन कौन से थे? 5, 6 यानी 5वां अनुच्छेद, 6वां अनुच्छेद, 7वां, 8वां, 9वां, 60वां, 324वां, 366वां, 367वां, 379वां, 380वां, 388वां, 391वां, 392वां, 393वां स्वतः ही लागू हो गए थे। यानी जो कुछ मुख्य जो अनुच्छेद थे ना, आर्टिकल थे, वो स्वतः ही इस दिन लागू हो गए थे। कब लागू हुए थे? 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। जो संविधान के जो शेष प्रावधान थे, यानी कुछ इसके प्रावधान तो जो है यहाँ देखिएगा 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, लेकिन बाकी के जो पूर्ण प्रावधान थे ना, जो बाकी शेष बचे हुए थे, वो कब लागू किए गए थे? 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसका अपना क्या है? ऐतिहासिक महत्व है। देख लेते हैं क्या है ऐतिहासिक महत्व। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, ठीक है ना, जो दिसंबर 1929 में हुआ था, में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। यानी जो लाहौर अधिवेशन में
इसी दिन यानी कि जो 26 जनवरी के दिन ही, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। यही रीज़न था कि 26 जनवरी को 1950 को ये तारीख चुनी गई थी। यानी 26 जनवरी इसमें मैं मस्ट है, क्योंकि 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को बाकी का जो शेष भाग था वो पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। किसका? संविधान का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। पाकिस्तान विभाजन के बाद 389 सदस्यों में से 299 सदस्य शेष बचे। यानी कि जब तक पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तब सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। लेकिन जब पाकिस्तान जो है अलग से एक देश बन गया तो उस समय हमारे भारत में कितने सदस्य बचे? 299। अब कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उन पे नज़र हम डाल लेते हैं। देखिएगा, संविधान सभा में कुल अधिवेशन 12 हुए। यानी कि संविधान सभाओं की कुल जो बैठकें हुई थी ना, वो टोटल कितनी हुई थी? 12 हुई थी। पहली बैठक मैं आपको बता ही चुका हूँ, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना। और अंतिम बैठक हुई थी देखिए 24 जनवरी 1950 को। अब यहाँ देखिए मैंने लिखा है 11+1। जो 11वीं बैठक हुई थी, तो 11वीं बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को। जो 11वीं बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 को हुई थी। 11+1 यानी कि 12। तो 12वीं बैठक कब होती है? 12वीं का मतलब हम कह सकते हैं जो अंतिम बैठक है ना, तो या 12वीं बोल दो या फिर अंतिम बैठक। तो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, यानी कि अंतिम अधिवेशन हुआ। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं, जिसमें एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्यर रसूल थी। यानी कि संविधान सभा में अगर हम कुल महिलाओं की बात कर लें, कुल जो महिलाओं की संख्या थी वो कुल कितनी थी? 15 थी, जिसमें एकमात्र मुस्लिम महिला थीं, ठीक है ना, जिनका नाम था बेगम अय्यर रसूल। भारतीय संविधान का शीर्षक, जो भारतीय संविधान का जो शीर्षक था ना, वो क्या था? भारत का संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान का हम कह सकते हैं टाइटल क्या था? भारत का संविधान, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। संविधान में संशोधन करने की क्षमता संसद के पास है। जो संविधान में अगर कुछ भी संशोधन करना है तो इसकी क्षमता किसके पास है? संसद के पास है। संसद जो टॉपिक है मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। यानी कि संविधान सभा द्वारा हाथी को एक मोहर लगाते हैं, स्टैम्प के रूप में अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, कौन सा है? तिरंगा। तो तिरंगे को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रीय गान है ना, कौन सा राष्ट्रीय गान? जन गण मन अधिनायक जय हे, ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान है। और जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, है ना। तो यही है ना। तो जो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना। 24 जनवरी को, यानी 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। मुझे लगता है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई उसे आप नहीं भूल पाओगे, क्योंकि इस वाली लाइन को मैंने कई बार रिपीट कर दिया है, ठीक है ना दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, बाकी की सारी चीज़ें आपको क्लियर
हो जाएंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। जो संविधान के जो निर्माता थे, जिनको ये कार्य सौंपा गया था, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, उसको पढ़ा, है ना, उसका उन्होंने निरीक्षण किया और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ, है ना। फिर उन्होंने यानी कि जो 60 देशों का संविधान था उसको उन्होंने पढ़ा, ठीक है ना। तो वही तो संविधान के जो स्रोत हैं ना, इसीलिए से कुछ मान लीजिएगा आयरलैंड से ले लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया है, रूस से लिया गया है, ठीक है ना। तो इसका रीज़न यही है कि संविधान जो लिया गया है ना, यानी कि लगभग देश जो विभिन्न देशों के 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। किसने किया? तो संविधान निर्माता थे ना, उन्होंने किया था, है ना। उसके बाद जो अपना संविधान तैयार हुआ। तो जो संविधान निर्माण पर कुल जो खर्चा आया था ना, वो कितना आया था? 64 लाख रुपए का। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। HBR अय्यर को, यानी कि जो HBR अय्यर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया, ठीक है ना। संविधान सभा का सचिव नियुक्त किसे किया गया? HBR अय्यर को। देखिएगा जो गांधी जी थे ना, उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। बाकी के विभिन्न जो बड़े बड़े हम कह सकते हैं नेता थे, है ना, तो उन्होंने इसमें भाग लिया था, लेकिन गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। जो बड़ी बड़ी महान हस्तियां थीं उन्होंने भाग लिया, है ना, लेकिन हम कह सकते हैं गांधी जी के अपवाद के रूप में इन्होंने भाग नहीं लिया। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं संविधान सभा की आलोचना। यानी कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, है ना। लोगों का अपना देखने का जो नज़रिया होता है ना, वो सबका अपना अलग अलग होता है। तो देख लेते हैं संविधान सभा की आलोचना। तो इसमें पहला पॉइंट है, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। यानी कि आलोचकों का कहना था कि इसके सदस्यों को चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। जो वयस्क मताधिकार होता है किसे कहते हैं? यानी कि हमारे देश के जिन लोगों की उम्र, या जो हमारे देश के जिन नागरिकों की उम्र 18 या 18 से अधिक हो गई है, उनको अपना मत डालने का अधिकार है ना। वोट डालते हैं ना, जैसे लोकसभा के होते हैं, ठीक है ना, या विधानसभा के होते हैं चुनाव, उनमें वोट डालने जाते हैं, या पंचायत चुनाव होते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, तो ये जो है यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, है ना, क्योंकि इसमें लोगों ने अपना वोट तो दिया नहीं था जो, ठीक है ना। और दोस्तों देखिएगा इस वीडियो में लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, है ना। जो मैंने जितना करा दिया है उससे संबंधित जो आए हुए प्रश्न हैं उनको मैंने रखा है, तो आगे हम उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए अगला पॉइंट है, देखिएगा दूसरा, संप्रभुता का अभाव। तो देखिए इसमें संप्रभुता का अभाव था, उसका रीज़न ये था कि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। यानी कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था ना, वो किसके आधार पर हुआ था? ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर। यानी कि जो 24 मार्च 1946 में कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन। तो इसी योजना के आधार पर संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था, ठीक है ना। यहाँ तक कि संविधान सभा अपनी बैठकों के लिए ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। यानी कि संविधान सभा अपनी जो बैठक करती थी ना, उसके लिए भी वो किससे परमिशन लेती थी? ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेती थी। तो ये इसमें क्या था? संप्रभुता का अभाव। संप्रभुता का मतलब होता है कि अपनी स्वयं की प्रभुता, यानी किसी भी कार्य को करते हैं, उस कार्य को करने के लिए और किसी से हमें सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, हम स्वतंत्र हैं अपने निर्णय को खुद लेने में। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं था, क्योंकि हम कह सकते हैं वो तब संप्रभुता का इसमें अभाव देखने को मिलता है।
अगला पॉइंट है समय की बर्बादी। भाई समय की बर्बादी का तर्क इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको संविधान जो निर्माण हुआ था ना, इसको निर्माण होने में काफ़ी समय लग गया था, है ना। तो इसलिए इसमें आलोचकों का जो कहना है कि इसमें समय की बर्बादी भी हुई है। अगला पॉइंट है वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। हाँ, ये भी बात ठीक है, इसमें वकील और राजनीतिज्ञों का क्या था, प्रभुत्व था, या हम कह सकते हैं उन्हीं का इसमें बोलबाला था। जो आम नागरिक थे उनका उसमें कोई भी रोल नहीं था। अगला है, देखिए 5वां पॉइंट, कांग्रेस का प्रभुत्व है। इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व देखने को मिलता है क्योंकि सबसे जो बड़ी पार्टी थी वो कौन सी थी, कांग्रेस पार्टी थी। बाकी की मुस्लिम पार्टी तो मुस्लिम लीग थी ना, वो तो अपने अलग ही हो गई थी, है ना। और कोई पार्टी थी नहीं सबसे बड़ी, यानी बड़ी जो पार्टी के रूप में उभर के आई थी वो कौन सी थी, कांग्रेस पार्टी। तो हम कह सकते हैं कांग्रेस का इसमें प्रभुत्व था। अगला पॉइंट है, देखिएगा, हिंदुओं का प्रभुत्व। जो लॉर्ड विस्काउंट थे ना, तो देखिएगा जो लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा है। जो लॉर्ड विस्काउंट ने इसे क्या कहा, हिंदुओं का निकाय कहा है। और विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। विंस्टन चर्चिल ने इस बात की क्या की थी, टिप्पणी की थी। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, हम अपने प्रश्नों पे आते हैं। इसमें मैंने कहा था आपसे कि इसमें मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं जो आगामी परीक्षाओं में, है ना, विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिएगा इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, है ना। किसने किया गया था, साइमन कमीशन द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, या क्रिप्स मिशन द्वारा, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। बताइएगा दोस्तों इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो पहले तो क्वेश्चन को समझना होगा। निर्वाचित संविधान सभा, जो निर्वाचित संविधान सभा का जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था किसने, क्रिप्स मिशन ने रखा था। ठीक है ना दोस्तों। तो इसी को जो क्रिप्स मिशन था ना, तो इसको गांधी जी ने क्या दी थी, एक दिवालिया चेक की संज्ञा दी थी। और जो क्रिप्स प्रस्ताव कब रखा गया था, 1942 में। ठीक है ना। और किसने रखा था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। इसी में ये कहा गया था कि जो संविधान सभा में जो भी सदस्य होंगे वो कौन से होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे। और जो निर्वाचित सदस्य होंगे उन्हीं को संविधान का निर्माण करने का अधिकार होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। यानी कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। पहला विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो मैंने आपको बताया था जो कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को आया था भारत में, जिसके मुख्य सदस्य कौन से, 3 थे, सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसमें नहीं थे। विलियम वुड इसमें क्या थे, नहीं थे, नहीं पूछा गया, सदस्य नहीं थे, तो विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। बताइएगा दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। यानी कि जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था ना, अभी मैंने आलोचना कराई थी उसमें भी इस बात को मैंने समझाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे।
तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग निकाल लोगे। यानी कौन थे जो अस्थाई थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और जो स्थाई थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें पूछा गया स्थाई अध्यक्ष, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 5वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालाचारी, अगला है लास्ट के.एम. मुंशी। तो देखिएगा इसमें पूछा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। यानी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आप निकाल लोगे, ये तो सीधा सीधा है भाई। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1940 को। देखिए यूपीपीसीएस 2011 में इसको पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को बनने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ये भी बहुत ही सरल है भाई। मैंने बताया था जो भारतीय संविधानों सभा की जो बैठक हुई थी टोटल कितनी हुई थी, 12। तो इसका राइट आंसर कौन सा होएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि बताइए। यानी जो भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी ना, वो कब हुई थी, आप लोग बताइएगा। 26 नवंबर 1949 को, या 5 दिसंबर 1949 को, या 24 जनवरी 1950 को, या 25 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक पूछिए दोस्तों, यानी कि 12वीं बैठक है ना, टोटल 12 हुई थी ना, तो 12वीं बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। है ना, जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि वी.एन. राव थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वी.एन. राव थे। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था। देखिए बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि 26 जनवरी 1950 को, लेकिन ये गलत है ना। जो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। यानी कि जो भारत का संविधान था अंगीकृत या अधिनियमित कब हुआ था, बताइएगा दोस्तों आप लोग। 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, या इनमें से किसी भी तिथि को नहीं, बताइएगा। अब इसका देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हो गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। अगर हम बात करें पूर्ण रूप से लागू हुआ था तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगर पूर्ण रूप से लागू होने के लिए बात आती प्रश्न में तो हम ऑप्शन ए पर लगाते। गलती से यहाँ बी हो गया है, लेकिन ए होना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 26 नवंबर 1949 को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था।
जो संविधान सभा में मैंने आपको कुछ प्रमुख समितियां बताई थी, उस समिति में जो एक प्रांतीय संविधान समिति थी या प्रांतीय समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो इसका देखिएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, सरदार पटेल। ये मैं आपको करा चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें देखिएगा, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु, है ना, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। ये मैंने आपको इसमें नहीं कराया है, लेकिन प्रश्न में मैंने ले लिया है, तो इसलिए आप लोग यहाँ से इसे याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, IAS 2009 में पूछा भी गया है। ये तो आपको पता, प्रारूप समिति बोल दो या पांडुलिखन समिति बोल दो, इसके कौन से अध्यक्ष? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? यहाँ देखिए, प्रश्न को पकड़ना है। यहाँ ये पूछा गया है अन्य सदस्य थे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे ही, लेकिन इनके अलावा अन्य सदस्य कितने थे? यानी टोटल कितने थे? 7। अब इसमें ये पूछा है कि अन्य, इनके अलावा अन्य कितने थे? 6। ठीक है ना, यानी कि एक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, ठीक है ना। टोटल पूछता तो टोटल तो 7 थे, लेकिन इसमें पूछा था भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अन्य पूछा है ना, तो अन्य 6 और थे। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो बताइए कौन थे? देखिए, N. गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर या सरदार पटेल? देखिए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तो थे नहीं। कौन से थे? N. गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। 1 और 3। तो ऑप्शन देखिए 1 और 3 है कहीं पे? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ये है सी, 1 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष नहीं था? यानी संविधान सभा की जो पांडुलिखन समिति थी या प्रारूप समिति थी, तो निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? बताइएगा दोस्तों, कौन सदस्य नहीं थे इनमें से? मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी या AK अय्यर या जवाहरलाल नेहरू? तो देखिएगा दोस्तों, इसमें कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे प्रारूप समिति में। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ से एक बात निकल के आती है कि आपको चीज़ों को रटना नहीं है, केवल समझना है। ठीक है ना, देखिए, अगर आप लोगों ने जो प्रारूप समिति थी उसके 7 सदस्यों केवल एक बार पढ़ लिया होगा, भले भी आपको याद ना हो, वो सारी चीज़ें हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं, है ना। और जब भी हमारे सामने प्रश्न आता है तो हमें लगता है भाई ये चीज़ हमने पढ़ी है ना। जैसे जवाहरलाल नेहरू का आपने प्रारूप समिति में नहीं पढ़ा होगा तो तुरंत दिमाग पे जाएगा कि हाँ भाई ये उसमें नहीं थे, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी की चीज़ों को यदि आप रटोगे तो देखिए, बुक्स बहुत सारी हैं,
हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है आपको। तो इतनी सारी चीज़ें आप दिमाग में याद नहीं कर पाओगे। केवल चीज़ों को आपको क्या करना है, समझना है, समझते हुए चीज़ों को पढ़ते चलना है। ठीक है, चलिए हमारी क्लास का जो आज का अंतिम प्रश्न है वो है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? देखिए, जो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था मैंने आपको बता चुका। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। और देखिएगा दोस्तों, मेन चीज़ होती है रिवीजन। आप चीज़ों को पढ़ते चलिएगा और उसका जो है रिवीजन करते चलिएगा। नहीं तो होता क्या है, हम आगे का पढ़ते चले जाते हैं और पीछे का भूलते चले जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है रिवीजन पे अत्यधिक बल देना होगा। ठीक है ना। चलिए, बाकी की अगले क्लास में मुलाकात फिर होती है। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।